गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनिका गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत हिंदी विषय में पाठ 14 पहलवान की ढोलक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु की यदि चर्चा की जाए, उनके परिचय के बारे में अगर हम बात करें तो फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार में हुआ और मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को पटना में हुई। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार के साथ साथ एक मशहूर कथाकार के रूप में भी जाने जाते रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि इनका जीवन बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है। इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी सारे संघर्ष देखे हैं। यदि हम इस कहानी की या उनकी रचनाओं की बात करें तो उसमें हम ये देखेंगे कि जिस समय भारत स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहा था और सारा ध्यान शहरों की तरफ, उसके विकास की तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित था, ऐसे में फणीश्वरनाथ रेणु ने ही अंचल अर्थात प्रदेश विशेष की जो समस्याएं हैं उनके बारे में अपनी रचनाओं में लिखा और लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित किया। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रस्तुत कहानी पहलवान की ढोलक उनकी प्रतिनिधि कहानियों में शामिल है और उसके साथ साथ वो कहानी रेणु जी की समस्त विशेषताओं को समेटे हुए है। लेखक की लेखनी में गांव, अंचल और संस्कृति को जीवंत करने की एक अद्भुत शक्ति है, या ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने जिन पात्रों का चयन किया है और पात्रों का चरित्र जिन्होंने जिस तरह से किया है, वो चरित्रांकन इतना बखूबी किया है जिससे लगता है कि मानो पात्र जो हैं वो जिंदा हो गए हैं। इस तरह का सच्चा चित्रण या इस प्रकार का जीवंत चित्रण मिलना अत्यंत दुर्लभ है। साथ ही गद्य में संगीत को पैदा करना, पहलवान के क्रियाकलापों को दर्शाना, ढोलक की उठती गिरती आवाज़ों को सम्मिलित करना, ये सारा संयोग का कार्य एकमात्र फणीश्वरनाथ रेणु ही कर सकते हैं। तो आइए आज हम पाठ के सारांश के बारे में चर्चा करते हैं। इस पाठ के सारांश में अगर हम देखें तो सबसे पहले है मुख्य पात्र। मुख्य पात्र है हमारा इसमें लुट्टन सिंह। लुट्टन सिंह जो कि एक नामी पहलवान है। साथ ही प्रस्तुत कहानी में व्यवस्था के बदलने के साथ साथ लोक कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने के बारे में भी चर्चा हुई है। लुट्टन सिंह की हिम्मत और जिजीविषा अर्थात जीने की जो इच्छा है उसका इस कहानी में वर्णन किया है। साथ ही भूख, महामारी और गरीबी से त्रस्त गांव वासियों का चित्रण किया गया है। यह कहानी करुणा और त्रासदी के माध्यम से हमारे समक्ष कई सारे प्रश्न छोड़ जाती है। तो आइए हम पाठ का सारांश जानते हैं। लुट्टन सिंह जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो जाता है और उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास करती है। चूँकि लुट्टन सिंह का बाल विवाह हो चुका है, ऐसे में पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके सास पर आती है। सास को ग्रामीण जो लोग हैं, वहाँ के ग्रामीण जो लोग रह रहे हैं, वो सब उसे बहुत सताते हैं और उन्हीं ग्रामीणों से प्रतिशोध लेने की भावना, बदले की भावना जो है वो लुट्टन सिंह के मन में भर गई है। लुट्टन सिंह अपने सास का बदला लेने के लिए वहाँ पर काफ़ी सारी कसरत करने का कार्य शुरू करता है, या ये कह सकते हैं कि बचपन से ही लुट्टन सिंह ने अपने शरीर को इतना ज़्यादा मजबूत बनाने का कार्य कर लिया कि वो भविष्य में अपने परिवार की रक्षा कर सके। इसलिए वो प्रतिदिन कसरत करता है और उसकी विधवा सास भी लुट्टन सिंह के लिए खाने पीने का जहाँ तक जितना अच्छा इंतज़ाम कर सकती है उसके लिए वो हमेशा प्रयास रहती है। कहानी में आगे इसमें दिखाया गया है एक दंगल का दृश्य। श्यामनगर में एक दंगल का आयोजन होता है और ऐसे दंगल में बहुत नामी पहलवान पहुंचते हैं। लुट्टन सिंह भी उस दंगल को देखने के लिए वहां जाता है और वहां पर जब ढोल की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है तो वो ढोल मानो उसे एक प्रेरणा देता है कि वो भी इस दंगल का हिस्सा बने। उस अखाड़े में, उस दंगल में एक नामी पहलवान मौजूद है जिसे शेर का बच्चा नाम का टाइटल मिला हुआ है और शेर के
बच्चे के नाम से जो जाना जाता है वो है पहलवान चांद सिंह। पहलवान चांद सिंह पंजाब राज्य से आया है अपने गुरु बादल सिंह के साथ और अन्य सदस्यों को लेकर के वो यहाँ पर दूसरे राज्य में पहलवानी लड़ने आया है। लुट्टन सिंह वहाँ पर बज रहे ढोल को जब सुनता है तो मानो उसके अंदर एक जोश भर आता है, उसकी नसों में बिजली दौड़ने लगती है और बार बार वो दंगल का हिस्सा बनने का प्रयास करता है। वहीं कुछ ही समय पश्चात लुट्टन सिंह चांद सिंह को लड़ने की चुनौती दे देता है। ऐसे में श्यामनगर के राजा श्यामानंद इस दंगल का आयोजन जो करवा रहे हैं वो वहीं बैठे इस दंगल को देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि चांद सिंह का नाम बहुत ज़्यादा है, ऐसे में वो चांद सिंह को अपना राज पहलवान बनाना चाहते हैं और लुट्टन सिंह को पहलवानी के लिए इजाज़त नहीं देते। लेकिन लुट्टन सिंह बहुत विनती करता है, अनुरोध करता है और आखिरकार राजा श्यामानंद उसे इजाज़त दे देते हैं कि वो जाकर के और चांद सिंह को हराए। बस उसी चीज़ का इंतज़ार लुट्टन सिंह भी करता है। जैसे ही लुट्टन सिंह को इजाज़त मिलती है वो अपने दांव पेच दिखाना शुरू करता है। दंगल के दौरान ढोल पर पड़ने वाली एक एक थाप उस पहलवान का अर्थात लुट्टन सिंह का मार्गदर्शन करती है। लुट्टन सिंह आखिरकार चांद सिंह यानी शेर के बच्चे को हरा करके और विजयी घोषित होता है। विजयी घोषित होते ही लुट्टन सिंह दौड़ा दौड़ा सबसे पहले ढोलक के पास जाता है और श्रद्धापूर्वक अपना सिर झुकाता है, क्योंकि लुट्टन सिंह का एकमात्र गुरु उसका अपना ढोलक है। ढोलक ही उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उसके पश्चात मिट्टी से सने कपड़ों में ही वो सीधा राजा श्यामानंद के पास पहुंचता है और उन्हें खुशी खुशी अपनी गोद में उठाता है। ऐसे में वहाँ खड़ा मैनेजर आपत्ति जताता है कि वो राजा श्यामानंद को छोड़ दे। लुट्टन सिंह के द्वारा जब ये विजय हासिल हुई तो राजा श्यामानंद उसे अपना राज पहलवान घोषित करते हैं और हमेशा के लिए उसे अपने दरबार में नियुक्त कर देते हैं। समय बढ़ता है आगे और अब लुट्टन सिंह का पालन पोषण राजा श्यामानंद के दरबार में होने लगा। राजा श्यामानंद के लिए वह एक दर्शनीय जीव बन गया। वो जब कभी भी आसपास के दंगलों में जाने की इजाज़त मांगता तो राजा उसे इस बात की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि वे चाहते कि लुट्टन सिंह हमेशा उनके पास रहे। दिन ब दिन लुट्टन सिंह की ख्याति बढ़ती गई। लुट्टन सिंह का कहना था कि उसे होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। यहाँ होल इंडिया भर से तात्पर्य था कि जिले के जितने भी लोग हैं वे सब लुट्टन सिंह को बहुत अच्छे से जानते हैं। करीब 15 सालों तक लुट्टन सिंह की ख्याति बरकरार रहती है, कायम रहती है और अब तक उसे पछाड़ने वाला कोई भी पहलवान नहीं मिला। समय का चक्र अपनी गति से आगे बढ़ता है और राजा श्यामानंद की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। वृद्ध हो चुके हैं तो वृद्ध होने के पश्चात उनकी बीमारी के कारण मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के पश्चात नया जो राजकुमार आया उसने उनकी गद्दी को संभाला, उनके कामकाज को संभाला। नए राजकुमार का सबसे पहले मिलना होता है मैनेजर से। मैनेजर आते ही राजकुमार के कान भरने शुरू कर देता है और उसे ये बताता है कि लुट्टन सिंह पहलवान और उसके दोनों बेटों पर बहुत ज़्यादा राज खर्च हो रहा है। उनके खान पान से संबंधित, उनके कसरत से संबंधित जो खर्चा हो रहा है वो व्यर्थ है, फिजूल है। तो इस प्रकार मैनेजर जो है वो राजकुमार को भड़काता है और लुट्टन सिंह के लिए मुश्किलें पैदा करता है। कुछ समय पश्चात राजकुमार को भी इस बात का एहसास होता है कि पहलवानी जैसा जो शौक है वो बहुत ज़्यादा महंगा शौक है और इससे कुछ भी मुनाफा नहीं हो रहा। आखिरकार राजकुमार एक निर्णय लेता है और लुट्टन सिंह का राज दरबार से निष्कासन होता है, अर्थात उसे दरबार से निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरे गांव में महामारी का विकराल रूप फैला हुआ है। महामारी यानी एक ऐसा दौर उस समय चल रहा है जहां हैजा और मलेरिया पूरे गांव को अपनी चपेट में ले चुका है। भूख, अकाल, गरीबी, इनके दंश से प्रत्येक ग्रामवासी पीड़ित है। अब लुट्टन सिंह के सामने एक समस्या
राज दरबार से निकाल दिया गया तो वो अपना शौक, अपना पहलवानी का कार्य कैसे जारी रखे। ऐसे में सभी ग्रामीण मिल करके और गांव की सीमा पर एक छोटी सी झोपड़ी का निर्माण करते हैं, जहां पर लुट्टन सिंह अपने दोनों बच्चों के साथ रह सकता है। लुट्टन सिंह की सास और उसकी पत्नी का देहांत पूर्व में ही हो चुका था, तो ऐसे में दोनों छोटे बच्चों की जिम्मेदारी लुट्टन सिंह पर आ चुकी है। लुट्टन सिंह अपने बच्चों को प्रतिदिन कसरत करवाता है, उसे राजा को किस तरह से खुश रखना चाहिए, लोकाचार किस तरह से होना चाहिए, इन सब के बारे में भी समझाता है। साथ ही साथ वो इस बात की भी सीख देता है कि ढोलक ही उनका गुरु है और जब कभी भी वो दंगल में जाएं तो सबसे पहले ढोलक को प्रणाम करें। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि लुट्टन सिंह अपना पालन पोषण अब कैसे करेगा। इसके लिए लुट्टन सिंह के दोनों बेटे कुछ समय के लिए कहीं पर नौकरी करते हैं, कुछ काम करते हैं, लेकिन उससे इतना नहीं कमा पाते कि वो अच्छे से खा पी सके। ऐसे में गांव के बाहर इनकी जो झोपड़ी है, उस झोपड़ी में खाने पीने का सारा सामान गांव के सभी लोग मिलकर के पहुंचाते हैं ताकि ये पहलवानी का काम जारी रख सके। लुट्टन सिंह एक छोटा सा कह सकते हैं स्कूल जैसा भी खोल लेता है, अखाड़े का इंतज़ाम करता है, जहां पर वो गांव के युवाओं को दंगल के, पहलवानी के गुर-पेच सिखा सके। लेकिन समय के साथ साथ उसमें कमी आती गई, क्योंकि ग्रामवासी भूख से पीड़ित हैं, उनके पास 2 वक्त का पर्याप्त भोजन नहीं है। ऐसे में कसरत जैसा या पहलवानी जैसा महंगा शौक वो लोग पाल नहीं पाते हैं। थोड़े समय बाद लुट्टन सिंह का वो स्कूल भी बंद हो जाता है। तब लुट्टन सिंह सिर्फ और सिर्फ अपने 2 बेटों को ही कसरत के सारे गुर सिखाता है। आगे हम देखते हैं कि गांव में प्रतिदिन लाशें उठने लगती हैं। दिन में लोगों के कराहने की आवाज़ें हैं, बच्चे माँ माँ की आवाज़ लगाते हैं और पीड़ा को व्यक्त करते हैं, लेकिन बेबस ग्रामीण कुछ नहीं कर पाते और उनकी आंखों के समक्ष लाशें उठती जाती हैं। लेकिन लुट्टन सिंह प्रतिदिन ढोलक बजाता है। उसके द्वारा बजाई गई ढोलक लोगों के अंदर संजीवनी शक्ति का संचरण करती है, यानी मृत प्राय लोग जो हैं, जो अधमरे से लोग हैं, उनके अंदर जीने की शक्ति भरती है, उनके अंदर प्राणों का संचार करती है। भूख और महामारी की चपेट में आकर के कुछ समय पश्चात लुट्टन सिंह के दोनों बेटों की भी मृत्यु हो जाती है। लुट्टन के बेटों की जब मृत्यु हुई तो ऐसे में ग्रामवासियों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। चारों तरफ माहौल बेहद गमगीन रहा। लुट्टन सिंह के पास पर्याप्त पैसा न होने के कारण वो अपने बेटों की लाशों को, उनके शवों को नदी में प्रवाहित करके आता है। लेकिन कुछ समय पश्चात ही, अर्थात शाम के समय, फिर से उसके ढोलक की थाप ग्रामीणों के कानों में पड़ती है। तो इस तरह से वो सब मिलकर के लुट्टन सिंह के मजबूत हृदय की सराहना करते हैं कि लुट्टन सिंह अपने बेटों के मौत पर भी विचलित नहीं होता और अपने कर्म में निरत है। उपरोक्त घटना के घटने के 4-5 दिन बाद ही लुट्टन सिंह की भी मृत्यु हो जाती है और जिस समय उसकी मृत्यु होती है वो उस समय पेट के बल होता है। निष्कर्ष रूप में अगर हम देखें तो ये कहानी पाठकों के समक्ष कुछ प्रश्न छोड़ती है। वो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये कहता है कि कला का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है भी या नहीं, या कला सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था की मोहताज है। यदि व्यवस्था आपके लिए बेहतर है तो आप पालन पोषण करने में सक्षम हैं, अन्यथा आपको भी अपनी कला को वहीं पर रोक देना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।